जी वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं अनीस फारूकी। आप देख रहे हैं दी अनीस फारूकी चैनल। और आप सब ने कल दो बड़े ट्विटर पे खबरें देखी, जिसमें से वर्चुअल जलसा जिसे कहते हैं वो हुआ। इसकी असल हकीकत क्या है, इस पे आज हमने बात करनी है। और इस पे किस तरह से बात होगी, ये एक आपके सामने वही बताएंगे जिन्होंने इसकी असल हकीकत को बेनकाब किया है। और हमारे आपके सबके जाने पहचाने फरहान वर्क साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। उनको हम वेलकम करते हैं। सर जी कैसे हैं, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम जी अनीस भाई, उम्मीद है आप भी खुश होंगे और हमारे सारे व्यूअर्स भी खुश मैं होंगे। मैं ना सिर्फ खुश हूँ बल्कि मुतमईन हूँ कि एक हवा जो हम सुनते आ रहे थे सर 2-3 दिनों से, कि मुल्क में जो है अब वो मिस्र की तर्ज पे एक इनकलाब आ जाएगा और जो है ना वर्चुअल जलसे से। तो वर्चुअल जलसा ज़ाहिर है कि हर एक का हक है। और ये इंटरनेट की दुनिया ऐसी है कि अगर आप कहीं छुपे हुए हैं, कहीं आप भगोड़े हैं, कहीं पे आप जिसे कहते हैं मफरूर हैं, तो आप तब भी वो कहीं ना कहीं से छुप छुपा के बिलों में से अपने आके तकरीरें कर सकते हैं। मैं 2-3 पहलू हैं इन पे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मुझे समझाइएगा कि वर्चुअल जलसा क्या था ये? ये अनीस भाई बेसिकली इन्होंने 9 मई के वाकयात के बाद इन्होंने बोला था कि हम उन तमाम लोगों से डिस्टेंस करते हैं जो कि इन वाकयात में इन्वॉल्व थे। हुँ, और जितने लोग उन वाकयात में इन्वॉल्व थे जो कि रियासती इदारों को मतलूब थे, इन्होंने उन तमाम लोगों को इकट्ठा किया, हुँ, उनको प्रॉपर ओनरशिप दी और इन्होंने कहा कि जी ये लोग जो से हैं हमारे साथ हैं, तुम लोगों ने जो करना है वो कर लो। तो बेसिकली तो इनकी जमात की तरफ से ये जो पैगाम गया है, ये एमक्यूएम के उस पैगाम से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं जो कि एमक्यूएम ने कराची में जिस तरह की उन्होंने कार्रवाइयां की अल्ताफ हुसैन साहब ने, और उन्होंने जिस तरीके से कराची में दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया, इनकी तरफ से भी ये इन तमाम लोगों की ओनरशिप थी। जितने लोग 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं और जेलों में हैं, इन्होंने जब एक दफा उनसे डिस्टेंस कर दिया, तो आज भी इनकी पार्टी के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वो इन लोगों को प्रमोट करते हैं। तो ये इनकी तरफ से बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी रियासत को एक पैगाम ये था कि हमने ही 9 मई किया है, हम इस चीज को क्लेम करते हैं और आज हम जिन में भी लेकर आ रहे हैं और हम उनको आपकी आंखों के सामने लेकर आएंगे। तो ये पाकिस्तानी कौम के साथ एक इंतहाई भूंडा मजाक था। लेकिन इन्होंने ये जो बॉट्स और जाली अकाउंट्स लाने का सारा बंदोबस्त किया था, वो सारा सारा बिलिया मेट हो चुका है। और अब कौम को पता लग गया है कि ये लोग किस तरीके से लोगों में जालसाजी फैलाते हैं। तो बेसिकली हमने ये सुना फरहान साहब के ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया गया तो गुज़िश्ता 2-3 दिनों में, कि कोई भी एंटी स्टेट बात नहीं करेगा, कोई भी एंटी फ़ौज बात नहीं करेगा, रियासत के ख़िलाफ़ बात नहीं होगी, और आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होगी। आर्मी चीफ़ आपको मालूम है वाशिंगटन के दौरे पे भी हैं। और उन्होंने उन उन तमाम लोगों से लाताल्लुक़ी का इज़हार किया, जिसमें चाहे शहबाज़ गिल हों, चाहे वो सलमान अहमद हों, चाहे वो मोहित पीरज़ादा हों, आप जिस किसी का भी नाम लीजिए, ये लोग जो कि बैरून मुल्क बैठ के ये फितना कर रहे हैं। लेकिन देखा गया कि फिर जो हेड कर रहे थे वर्चुअल को, वो तो शहबाज गिल पेश नज़र आ रहे थे। तो ये क्या दोहरा मैसेज जा रहा है हमें? ये अनीस भाई बेसिकली मैसेज तो क्लियर कट है ना। ये जिस तरह आपको याद होगा कि वो बार बार मैं एमकेएम की मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन जब अल्ताफ सैद थे तो वो एक दिन उधर ही जलसे में तकरीर करते थे और वो कहते थे कि हम जी पाक फौज के साथ हैं और हम रेंजर्स के साथ हैं, और कुछ ही अरसे बाद वो अपनी स्टेटमेंट जो सी है वो चेंज कर देते थे। तो ये इन सब का एक प्रॉपर तरीकाकार है, ये लोग एक तरीके के तहत ऑपरेट करते हैं। अभी भी अगर आप देखें तो जिस तरीके से इन्होंने किया, इसी तरह से एमक्यूएम की जानिब से भी एक चीज हमें नजर आई कि अल्ताफ हुसैन ने चंद रोज पहले एक तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि जी 9 मई के जो वाकयात हैं वो पाक फौज ने करवाए, उन्होंने इल्जाम लगाया। और कल उनकी एक वीडियो आई जिस वीडियो में वो कह रहे हैं कि जी हम पाक फौज के साथ हैं और पाक फौज का बड़ा अदब एहतराम करते हैं और हम फौज के साथ मौजूद हैं। तो जिस तरीके से वो लोग ऑपरेट करते थे, हमें नजर ये आ रहा है कि ये जो कल्ट है ये उसी सेम पैटर्न के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। जिस तरह वो कहते थे कि जी मैं पार्टी की क्यादत छोड़ रहा हूं और अब अगले दिन वो ज्वाइन कर लेते थे, इनके चेयरमैन ने भी पिछले दिनों यही तमाशा लगाया कि उन्होंने पहले पार्टी छोड़ने का ऐलान किया लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहते थे। फिर जी। ये कि इनके वकीलों से एक ब्लंडर हो गया कि इनके वकीलों ने बाहर आकर वो सारी बात उस तरीके से कहती कि वो इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना पड़ा और फिर मजबूरन इनको वक्ती तौर पर होते से अलहदा होना पड़ा। नहीं तो ये जो एक स्ट्रेटजी है हमें उसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी नजर आ रही है। और हमें ये चीज भी नजर आ रही है कि ये लोग जो कौम को एक उल्टा पैगाम दे रहे थे 9 मई को, ये अभी तक उसको उससे डिस्टेंस नहीं कर सके।
इनका वही पैगाम है। बस ये है कि वक्ती तौर पर जो सख्ती आई हुई है उसकी वजह से ये अपना बयानिया थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये उन लोगों से खुद को डिस्टेंस कर ही नहीं सकते। अब आप ये देखिए कि वो जो आदिल राजा भगोड़ा है, उसको इन्होंने, पीटीआई के सपोर्टर्स ने 3 दिनों में 3 करोड़ रुपया दिया था डोनेशन के नाम पे। जी बिल्कुल। तो जब पीटीआई के सपोर्टर्स ही पैसे दे रहे हैं तो आप ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि भाईजान ये हमारे लोग नहीं? तो अच्छा, इनके आपने ऑफिशियल सिमिलैरिटीज़ की अकाउंट। जो बात की ना फरहान, मैं आपको एक और चीज़ याद दिलाता चलूँ। सिमिलैरिटीज़ की बात की तो ये तो हमें क्लियर कट पता है कि नरेंद्र मोदी से शहरियत किसने माँगी थी, ठीक है? हमें ये भी पता है कि एएनआई ने किसको सपोर्ट किया था। हमें ये भी मालूम है कि अर्नब गोस्वामी के चैनलों पे चीख-चीख के सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने गाया था। तो बेसिकली जिन लोगों के नादीदा हाथ, पोशीदा हाथ अल्ताफ़ हुसैन के पीछे खड़े हुए थे, पैसा लगा हुआ था और उन्होंने देखा कि अल्ताफ़ हुसैन कोई इतना कारगर साबित नहीं हो रहा, कोई इतना मुफ़ीद साबित नहीं हो रहा क्योंकि ग्राउंड पे वो सपोर्ट खो चुका है। अब उन्होंने एक और सहारा ढूँढा जिसको हम कहते हैं पीटीआई, इमरान खान और उनके ज़रिए, क्योंकि आपने देखा मेजर गौरव आर्य भी यही कहते थे कि जी इमरान खान तो हमारा वो काम कर रहा है जो मतलब हम नहीं कर सकते और हमें ज़रूरत भी नहीं अब काम करने की। तो आप समझते हैं कि ये शिफ्ट हुआ है यहाँ पे पैसा सारा? नीस भाई, मैं आपको ना इससे भी थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूं कि आपको हकीम मोहम्मद सईद साहब का पता होगा। जी। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी जापान कहानी, उसके सफा नंबर 14 में हकीम मोहम्मद सईद ने जहां पर इमरान खान का जिक्र किया है, वहां पर ही हकीम साहब ने अल्ताफ हुसैन का भी जिक्र किया है। उनके जो डायरेक्ट अल्फाज हैं वो ये हैं कि बरतानिया अल्ताफ हुसैन का मुरब्बी बना हुआ है। हुँ, और उसके साथ ही जो ये लोग हैं बरतानिया वाले, ये जो गोल्ड स्मिथ फैमिली है, ये इमरान खान को भी तैयार कर रहे हैं कि वो आकर पाकिस्तान का वजीर आजम बने। हुँ, तो ये क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ इत्तेफाक है कि यार हकीम सईद साहब ने 30 साल पहले अपनी किताब में इन दोनों का एक साथ ही जिक्र किया, और उसने ये भी लिखा कि ये दोनों जो से हैं बरतानिया से, मतलब उस दौर में जो उनकी बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं उनसे सपोर्ट हो रहे हैं। हुँ, तो वही चीज अब आज जब मैं ये देखता हूं अपनी आंखों के सामने कि यार वो इमरान खान जिसने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ पूरा एक बयानिया बनाया, वो इमरान खान जो कि कहता रहा था कि इन्होंने टारगेट किलिंग की, दहशतगर्दी की, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, वही इमरान खान अब इनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। और ये भी अपनी तकरीरों में 9 मई का दिफा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो बंदा जिसका मतलब थोड़ा सा भी जहन होगा वो परेशान हो जाएगा कि यार ये कैसे हो सकता है कि अल्ताफ हुसैन इमरान खान के दिफा में निकला है। मतलब ये जी, आपके चीजें लॉजिक को आपके डिफाई कर रही हैं। तो ये जी। चीज तो अब जो इनका नेक्सस है वो क्लियर कट खुल के सामने आ रहा है कि वो इमरान खान की एक वो बड़ी मशहूर बात थी कि वो कहता था कि जी मैं जब निकलूंगा तो सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन हमें इस वक्त ये नजर आ रहा है कि इमरान खान को जब कॉर्नर किया जा रहा है तो वो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तानी रियासत को धमकियां दी थी वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा और अब मैं वो भी बात आपको याद दिलाता चलूँ कि इमरान खान ही थे जिन्होंने कहा था कि मैं अल्ताफ़ हुसैन के घर पे ड्रोन अटैक अगर कर दूँ, तो फिर ये बात हमें अभी आज तक याद है और यही वही आज उनके बात है ना धुन गा रहे नील हैं भाई, अल्ताफ़ साहब, मुझे मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है। आप एक बंदा किस तरीके से इसको लॉजिकल पैराई में आप कैसे लेकर आ सकते हैं यार, जो बंदा ये बातें कर रहे हैं। अब हुँ। अल्ताफ से अपनी तकरीरों में कह रहे हैं कि यार 9 मई का वाकया फौज ने करवाया और वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक साजिश थी। तो ये कैसे एक दूसरे की सपोर्ट कर कैसे सकते हैं, हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही। तो फिर एक बात बताएँ, ये जो एक हमें हर थोड़े दिन बाद एक चूरन दिया जाता है कि हेलो की आवाज़ आने वाली है और डील हो गई है और मुझे इलेक्शन में लड़ने की इजाज़त दी जाए, ये क्या खेल खेल रहे हैं लोग? देखिए अनीस भाई, बेसिकली तो ये एक कल्ट थिंकिंग है ना। पीटीआई का भी अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ ने भी प्रॉपर एक कल्ट को कल्टीवेट किया, और इन्होंने जो कल्ट कल्टीवेट किया इन्होंने मेरे ख्याल से हुँ, अल्ताफ हुसैन साहब से ही सीखा। जिस तरीके से वो कहते थे कि जी हम कराची की सड़कें बंद कर देंगे, हम अब ये कर देंगे, और अगले दिन वो कराची के सारे शटर डाउन हो जाते थे और वो लोग कहते थे कि जी नारे लगाते थे। इन्होंने भी उसी सेट पैटर्न को फॉलो किया, बस फर्क ये था कि उन्होंने सिर्फ कराची में फॉलो किया और इन्होंने पूरे पाकिस्तान में उसको इंप्लीमेंट कर दिया। जी। कि अब जब उनकी हुकूमत गई उसके बाद इन्होंने भी तो मुल्क को बार बार बंद किया, हम इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर देंगे, हम ये कर देंगे। फिर जिस तरीके से वो मीडिया वालों को मार पड़वाते थे, हमने देखा कि इन्होंने भी वो मीडिया वालों के साथ क्या कुछ नहीं किया। फिर हुँ, हम ये भी देखते हैं कि जिस तरीके से वो अपने लीडरों को गालियां पड़वाते थे, इनकी भी जमात में जो बंदा थोड़ा सा छोड़ जाए या थोड़ा साइड पे हो जाए, इनके हुँ, सपोर्टर्स आकर प्रॉपर उन लोगों को हरेस करते हैं, उनको गालियां निकालते हैं। हुँ, तो ये जो एक सेट पैटर्न है कल्ट को चलाने का, उसमें जरूरी चीज ये है कि कल्ट को बार बार उम्मीद दी जाती है, उनको ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाना होता है। इसके ऊपर हुँ, आपको याद ही होगा हमने एक डोपामीन थ्योरी दी थी। हुँ, डोपामीन थ्योरी होती है कि जिस तरीके से आप सिगरेट का एक कश लेते हैं तो वो जो निकोटीन है आपके दिमाग से डोपामीन नाम का एक वो केमिकल रिलीज करती है, और उस केमिकल की वजह से आपको वक्ती तौर पर लुत्फ आता है। हुँ, लेकिन फिर जब वो लुत्फ खत्म हो जाता है तो आपको कुछ अर्से बाद दोबारा एक सिगरेट पीनी पड़ती है, फिर दोबारा सिगरेट हुँ, पीनी पड़ती है। हुँ, तो जो कल्ट लीडर्स होते हैं ये भी अपने फॉलोअर्स के दिमाग से बार बार डोपामीन रिलीज करवाते हैं। अब डोपामीन हुँ, रिलीज करवाने का तरीका क्या है
कि या तो आप उनको डराते रहो कि फलाना आएगा तो तुम्हारा मुल्क टूट जाएगा, फलाना आएगा तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, फलाना आ जाएगा तो तुम्हारी इज्जतें जो सी नीलाम की जाएंगी, फलाना आ जाएगा तो तुम गुलाम बन जाओगे। जब भी ये ऐसे बयान देते हैं, ये साइंस ने साबित किया है कि आपके दिमाग से डोपामीन रिलीज होता है निकोटीन की तरह। तो जो एक कल्ट लीडर है, अगर जिस तरह एक बंदा सिगरेट से 10 दिन दूर रहे तो उसका नशा छूटना शुरू हो जाता है, इसी तरह ही एक कल्ट लीडर जब अपने फॉलोअर से दूर रहे तो उनकी जो डोपामीन एडिक्शन है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसको कंटिन्यू रखने के लिए इन्हें बार बार उनको एक तरफ से डराना होता है कि तुम्हारे साथ ये हो सकता है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और दूसरी तरफ ये क्या करते हैं कि ये उनको उम्मीद देते हैं कि अभी देखना, जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि अभी देखना 2 दिन बाद मैं ऐसा धमाका करूंगा कि सरप्राइज हो जाएगा, और 2 दिन बाद लोग आते हैं तो वो कहते हैं 10 दिन बाद फिर से सरप्राइज होगा। तो सही सही। अल्ताफ हुसैन साहब भी ना, मतलब दोनों के पैटर्न में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं कि वो भी अब इसी एक तरीके और से। पैटर्न आपने नोट किया होगा जो कि रिसेंटली वर्चुअल जलसे के बाद आया है कि अल्ताफ हुसैन महदूद होकर सुकड़ कर अब सोशल मीडिया, टिकटॉक, कॉन्फ्रेंस कॉलें, ओवरसीज वर्कर्स तक रह गए हैं। आपको भी यही पैटर्न यहाँ भी दिख रहा है जी जी बिल्कुल, हमें बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। कि ये अब ये वर्चुअल पे जो आ गए हैं, तो इसका मतलब फिर तुसी ना ही समझो कि अब इनकी ग्राउंड पे सियासत, तंजीम साजी, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। जी जी, बेसिकली नीस भाई, इन्होंने ना दरमियान में कोशिश की है मुफाहमत की ना, जहां तक हम हमारे सोर्सेज है ना कुछ, वो हम्म हमें बता रहे हैं कि इनके कुछ लोग हैं जिन्होंने इनके बिहाफ पे कोशिश की थी, लेकिन बात यह है कि इन लोगों ने अपनी क्रेडिबिलिटी काफी हद तक डैमेज कर ली है। हम्म अगर आप चाहें तो मैं उनके नाम भी दे देता हूँ, जरूर मुझे कोई जरूर। मसला नहीं, हमारे पास तो इनकी बिल- सारी इंफॉर्मेशन होती है। बिल्कुल हम एक्सपोज ही करेंगे उनको जी, बिल्कुल नाम लें आप। तो इनके जी एक रेहान इबादत साहब हैं अमेरिका से। अच्छा, ये आप एक, अल्ताफ हुसैन की बात कर रहे हैं? जी जी, अच्छा, इनके लोग आपसे रब्ता कर रहे हैं, मतलब रियासत से मतलब रब्ता कर रहे हमसे हैं? भी रब्ता कर रहे हैं लेकिन सुलह की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वो क्या तो है? वो जी रेहान इबादत साहब हैं इनके अमेरिका से, हफीज खान साहब हैं लंदन से, और उसके अलावा एक नदीम एहसान साहब हैं कनाडा से। तो अच्छा। ये लोग ना बड़े लगे हुए हैं कि जी हम अल्ताफ हुसैन को वापस लेकर आएंगे और ये करेंगे, लेकिन देखिए अनीस भाई, हमें एक चीज माननी पड़ेगी कि जो कल्ट लीडर होता है वो सबसे पहले जो चीज डैमेज करता है वो अपनी क्रेडिबिलिटी डैमेज करता है। हम्म इमरान खान को अगर आप देखें तो एक तरफ वो सदर हाउस जाते थे और वहां पर जाकर जी वो जनरल बाजवा से मुलाकात भी करते थे, जनरल बाजवा कहते थे भाईजान तुम हमें मीर जाफर कहते हो, और इमरान खान कहता था नहीं मैंने आपको तो नहीं बोला, और हम्म फिर बाहर आता था तो मीर जाफर बोलना शुरू कर देता था। हम्म इसी तरह ही अल्ताफ हुसैन ने, मतलब अगर आप ये करेंगे कि एक दिन आप 9 मई की खिलाफ जो है वो बात करेंगे कि जी 9 मई पाक फौज ने करवाया, और नेक्स्ट डे आप बिल्कुल बयानिया चेंज कर लेंगे, तो ये लोग जब अपनी क्रेडिबिलिटी खोते जाते हैं तो हम्म इनके साथ कोई भी बंदा डील नहीं कर सकता। ये हमारे यहाँ ठीक है, सियासत में डील को एक बुरा लफ्ज माना जाता है कि यार ये जो डील है ये बहुत बुरा लफ्ज है और ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें एक ये चीज भी देखने की जरूरत है कि डील उस बंदे से की जाती है जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। क्रेडिबिलिटी। आप उस बंदे से मुआहदा करेंगे जिसका आपको पता है कि यार इस बंदे का करेक्टर ठीक है, इस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। और हम्म इमरान खान ने और अल्ताफ हुसैन ने दोनों ने अपना ट्रस्ट अपनी बातों से बार बार डिटीरियोरेट किया है। तो इनकी कोई भी बंदा, मतलब मुझे अगर आज इमरान खान कहे कि यार तुम मेरी जमानत लो और मैं डील करना चाहूंगा, तो मैं इमरान खान की जमानत नहीं ले सकता। कोई भी बंदा जो इनको जानता है वो इन लोगों की हम्म, जमानत नहीं ले सकता, क्योंकि इन्होंने अपने करेक्टर से बार बार साबित किया कि हम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए, आप चूंकि ग्राउंड पे मौजूद हैं और आपको मतलब ये भी मालूम है क्या चल रहा है, क्या एक 0% या 1% भी इम्कान है कि हेलो की आवाज़ खुलेगी अल्ताफ हुसैन की, कल को इलेक्शन लड़े जाएंगे, कागजात नामजदगी दाखिल होंगे, वो फॉर्म तो जारी कर दिया उन्होंने, लेकिन अभी तक 15 लोगों ने भरने की कोशिश की है। क्या लगता है आपको, अंदर की खबर क्या है? नहीं नहीं अनीश भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बेसिकली जिस तरह मैंने आपको भी डोपामीन थ्योरी एक्सप्लेन की थी ना, जब वो डोपामीन का असर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है तो वो हम्म जो बंदा है वो उस कल्ट के शहर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। हम्म तो जो इनका कल्ट आज से 8 साल पहले था, अब वो वाला कल्ट मौजूद नहीं है। वो राइट। वाली जो स्पेस है वो अब इनके लिए उस तरीके से मौजूद नहीं है। तो कोई भी जी शऊर शख्स इनसे या इमरान खान से, इन लोगों से किसी भी तरीके की बात हेलो हाय नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने जो डैमेज किया वो रिपेयरेबल डैमेज है ना। मतलब अल्ताफ हम्म, हुसैन की वजह से आप देखें कि कराची में कितने घर जो से हैं उन बेचारों के बेशक। साथ क्या क्या लोगों के साथ जुल्म ज्यादतियां होती रही। इसी तरह हम्म, इमरान खान की वजह से अगर आप देखें तो ये जो 9 मई के वाकयात हुए हैं, और ये जो 17 वर्कर पीटीआई के अपनी जान से गए हैं, आपको पता है वो 17 वर्करों ने 9 मई को अपनी जान क्यों दी? वही जो उन्होंने एक अनीस भाई, उन्होंने जान इस वजह से दी कि उनको उनके लीडर ने बोला था कि मुझे जेल डाला जाएगा तो मुझे जहर दे दिया जाएगा, मुझे 2 से 3 रोज में मार दिया जाएगा। उस हम्म बंदे ने झूठ बोला उन लोगों के साथ। अब हम्म वो बंदा 5 महीने से जेल में है, हर रोज उसके वकील आकर बोलते हैं कि भाईजान ये बंदा बिल्कुल जिंदा सलामत है। तो 9 मई हम्म को उस बंदे ने झूठ बोलकर
अपनी ही जमात के 17 वर्कर्स जो से हैं मरवा दिए। अब ठीक है, मैं मानता हूँ बड़े लोगों को जी एतराज होगा कि जी ये कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी है। एक बंदे ने इस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया, उनको बताया कि जी मेरे साथ ये हो जाएगा, आप लोग बाहर निकलो, और वो बेचारे बाहर आए, और उन बेचारों के दिलों में अपने लीडर के लिए इतनी मोहब्बत थी और वो बेचारे अपनी जानों से गए। इसी तरह अल्ताफ हुसैन ने भी इस तरह की हरकतें करके कितने अपने पार्टी के वर्कर्स थे जो मुखलिस थे। अब ये जो 17 लोग पीटीआई के शहीद हुए हैं, ये इनको मैं शहीद मानता हूं कि बेचारे कम से कम अपने लीडर से मुखलिस थे। वो तो मुल्क जी की मोहब्बत में आए, उनको नहीं था पता कि उनका लीडर उनके साथ क्या कर। जी, वो और उनके इसी साथ तरह हाथ हो गया ना। उनके साथ अच्छा, दूसरी अभी आपने जो 3 लोगों के नाम लिए, रेहान इबादत, नदीम एहसान और अब्दुल हफीज़ खान, ये इनके बारे में मुझे जो इत्तलात मिली हैं, और एक और राब्ता कमेटी का बड़ा अहम रुकन है जिसका मैं नाम नहीं डिक्लेयर करूँगा क्योंकि वो हमें इन्फॉर्मेशन अंदर से देते हैं, हमें सारी कॉन्फ्रेंसें सुनवाते हैं। तो बहरहाल इन लोगों ने ये भी कोशिश करने की कोशिश की है कि अगर हमें कोई रास्ता मिल जाए इन तीनों को, तो ये उनको छोड़ने को भी तैयार हो गए हैं, और ये एक तवील फ़हरिस्त है, कुछ नाम आपके पास भी हैं, कुछ मेरे पास भी हैं। जी जी, ये तो इनकी काफी लंबी फहरिस्त है, लेकिन ये जो इनका एक वो ख्वाब है वो उस तरीके से पूरा नहीं हो सकता। अच्छा ये बताएं क्योंकि जब फरहान, ये जो बड़ा ड्रामा कल हुआ है ना, ये वर्चुअल, जिसमें दुनिया के तकरीबन 1.5 अरब या 3 अरब लोगों ने शिरकत फरमाई है, इसके और साथ साथ आपकी जो है ग्राउंड से वो एक स्पेस चल रही थी जिसमें जेन्युइन पाकिस्तान से लोग मौजूद थे, इसकी टेक्निकलिटीज में जरा बताइएगा कि ये 1.5 अरब लोग आए कैसे इनके पास। बेसिकली ये नहीं 1.5 अरब तो नहीं इन्होंने खैर क्लेम किए। इनका जो क्लेम है आज तक ना वो, आज इन्होंने 4 बिलियन का इन्होंने क्लेम किया। अब अनीस भाई मेरा आपसे सादा सा सवाल ये है कि एक तरफ आप ये कहते हो कि पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया गया, हम्म, दूसरी तरफ आप क्लेम करते हो कि पाकिस्तान में 4 मिलियन लोग हमारी स्पेस सुन रहे थे। तो मतलब ये इनमें से सच्ची बात कौन सी है? क्या आपका जी इंटरनेट बंद किया गया है या 4 मिलियन लोगों ने क्या आपकी स्पेस सुनी है? तो ये सवाल हमें इससे सबसे पहले करना चाहिए। जहां तक इनके नंबर्स का ताल्लुक है अनीस भाई, ये इंडिया में, बांग्लादेश में प्रॉपर फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जहां पर ना वो बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाकर एक स्क्रीन पे 100 150 टैब खोलकर प्रॉपर स्क्रिप्ट्स लगाकर वो लोग डिजिटल मीडिया की चीजें बेचते अच्छा। हैं। उसमें हम्म व्यूज भी बेचे जाते हैं, लाइक्स भी बेचे जाते हैं, ट्विटर पोल्स भी बेचे जाते हैं, हर चीज बेची जाती है। तो सोशल मीडिया पे चीजों को जो मैनिपुलेट करना है वो आज के दौर में कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आसान हो चुका हुआ है, और ये हम्म लोग उस चीज का फायदा उठाते हैं। अब हम हम्म चूंकि इनसाइडर हैं, हमें पता था कि यार ये किस तरीके से तरीका वारदात डालते हैं, तो अब हमने वही जो इनकी चीजें हैं वो इन पे रिवर्स करके कर दी हैं कि भाई हम्म जो तुम करोगे वो हम करेंगे। अगर तुम ट्विटर पोल पे अपना पूरा जोर लगाओगे, हम भी तुम्हें लगाकर दिखा देंगे कि भाईजान हम्म इस तरीके से जोर लगाया जाता है। हम्म तो इस हम्म वजह से ना अब दिन ब दिन जो है इनका झूठ कौम के सामने खुलता जा रहा है, जिस तरीके से इन्होंने मकबूलियत के दावे किए थे। और इंशाल्लाह मुझे लगता है इलेक्शन तक ये जितना भी एक कल्ट फॉलोइंग है, चाहे वो किसी की भी हो, उनको इन इलेक्शन को पता लग जाएगा कि उनका क्या रिजल्ट आता और आप क्या देख रहे हैं कि इलेक्शन जो आने वाले हैं, कि इमरान खान तो मुझे नहीं लगता इसमें लड़ पाएंगे, और उनके लिए तो बहुत से लोग मतलब वही जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली कहानी भी सुना रहे हैं कि जी वो फांसी के उसमें साइफर केस में उनको फांसी, मुमकिन फांसी के इम्कानात हैं। पीटीआई का क्या फ्यूचर रह जाएगा फिर? अब तो पीपल्स नहीं, पार्टी ने फांसी हाईजैक के कर तो लिया इसको आर्मी मेरे से। ख्याल से वो कोई इतने खास इम्कानात नहीं है, वो तो सिर्फ कहानियां ही हैं फांसी या उम्र कैद वाली। मुझे ये लगता है कि वो हो सकता है इंतखाबात के बाद निकल भी आए कुछ अरसे के बाद, अगर मतलब वो उन्होंने ये जो रियासत मुहालिफ एक उनका एजेंडा है जिस तरह के अल्ताफ सैन का था, अगर उन्होंने ना टो किया तो हो सकता है उनका कोई चांस बन जाए। लेकिन ये चीज कंफर्म है कि इन्होंने इंतखाबात के बाद दोबारा से रियासत में फसाद डालने की कोशिश करनी है, जिस तरीके से ये पहले डाल चुके हैं। जब भी हम्म इंतखाबात हुए हैं उसके बाद इन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को छेड़ा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस दफा रियासत की जो बर्दाश्त है वो खत्म हो चुकी है, और इस दफा इलेक्शनों के बाद ना किसी को भी इस तरीके की कोई चीज करने की इजाजत नहीं होनी, और इस दफा जो भी करेगा उसको मुझे लगता है कि काफी सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और इलेक्शनों के बाद उम्मीद है ये अच्छे बच्चे बन के रहेंगे। तो अच्छे बच्चे तो उसी सूरत में बनेंगे कि जब तक जनरल आसिम मुनीर साहब का जो एक बयानिया है, या जो वो एक पॉलिसी लेके चल रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को पहले करना है, पाकिस्तान की ज़राअत को पहले आगे करना है, और ये इस तरह के फितरों को जो है ना बुरी तरह कुचल देना है, तो मेरे ख्याल में ये जारी रहे तो फिर हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि ये इस तरह के फितने दोबारा सर ना उठाएं। देखिए अनीस भाई, इसके ऊपर ना थोड़ा सा मैं आपको मेरा एक दोस्त भी मुझसे अक्सर वो इस तरीके से ना बहस करता था कि जी अब जैसे वो आपने जनरल साहब का नाम लिया कि पाक फौज जो सी है वो पाकिस्तान में अपने कारोबार और अपने वो डीएचएज और अपनी जो चीजें हैं वो चला रही। अक्सर हमें ये चीज ना सुनने में आती है। हम्म तो मैंने अपने उस दोस्त से एक ही सवाल किया, मैंने कहा यार आप कहते हो पाकिस्तान में फौज कारोबार कहती करती है, ठीक है मैंने मान लिया। आप कहते हो पाकिस्तान में फौज सड़कों के ठेके लेती है, ठीक है मैंने मान लिया। आप कहते हो पाकिस्तान में फौज डीएचएस चलाती है, ठीक है मैंने मान लिया। मेरा आपसे मेरे भाई सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अगर उन्होंने डीएचए के घर बेचने, अगर उन्होंने ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने हैं,
क्या उन्हें पाकिस्तान की स्ट्रांग इकोनॉमी सूट करेगी या उन्हें क्या एक वीक इकोनॉमी सूट करेगी? कि जी। मुल्क डिफॉल्ट के किनारे पर पहुंचा हो तो उनके हम्म, कारोबार, उनके डीएचए क्या तब चलेंगे, या मुल्क मजबूत हो, ओवरसीज पैसे भेजे हों, पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंसेज आ रही हों, तो हम्म, तब उनके डीएचए और कारोबार चलेंगे। तो हम्म, मैंने कहा कि यार कान आप बेशक इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, एट द एंड ऑफ द डे उनके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग हो, ताकि पाकिस्तान अपने जो मसाइल है वो हल कर सके। और मेरा कम अज कम इस मामले के ऊपर राय ये है कि सिर्फ जनरल आसिम मुनीर नहीं, ये प्रॉपर फॉर्मेशन कमांडर्स का डिसीजन था कि पाकिस्तानी फौज ने अब आहिस्ता आहिस्ता इन मामला से अलहदा होने और ये जो मामला हैं ये सिविलियंस के हाथ में देते जाने। तो इनके बाद जो भी नेक्स्ट चीफ आएंगे इंशाल्लाह वो भी इसी पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जनरल बाजवा ने देखें, उनको बेशक उनके ऊपर एक इल्जाम लगता है कि आप जी आपने ये किया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने अपनी गलती मानी। सही हम्म, थे गलत थे वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन आखिर में जनरल बाजवा के लिए भी बड़ा आसान था कि वो कहते कि भाईजान इमरान खान की सपोर्ट करो, और जिस तरीके से इनकी मकबूलियत थी तो वो इनको लेट सपोज इनको इक्तदार इनका चलने देते और अपनी जात के लिए कंप्रोमाइज कर लेते तो पाकिस्तान का क्या हाल होना था। हम्म, तो उस बंदे ने जब एंड पर देखा कि यार भाईजान मुल्क का बेड़ा गर्क होने लगा है, उसने प्रॉपर अनाउंस किया कि अब से हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं, और उस हम्म, बंदे ने उसके नतीजे में बड़ा सख्त अंजाम भुगता। मतलब ये जिस तरीके से इन्होंने उनकी तजलील की, गालियां दी, सारी वो ब्रिगेड अपनी उनके पीछे लगा दी, तरह तरह के इल्जाम लगाए, तो वो किसी भी इंसान के लिए कोई अच्छी चीज नहीं होती। लेकिन फिर उस बंदे ने बर्दाश्त किया, तो वो एक रियासती पॉलिसी का जो एक शिफ्ट था वो हमें एक नजर आया, और मुझे लगता है उसमें कंटिन्यूएशन होनी है। कोई भी चीफ आ जाए उसमें इंशाल्लाह कोई चेंज नहीं होती। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया फरहान, आपने हमें जॉइन किया। नाज़रीन, बात ये है कि चाहे वो डीएचए की बात हो या पाकिस्तान की मज़बूत इकॉनमी की बात हो, जब तक पाकिस्तान की इकॉनमी मज़बूत नहीं होगी, पाकिस्तान का दिफ़ा मज़बूत नहीं होगा और दिफ़ाई सलाहियत मज़बूत नहीं होगी, हमारी फ़ज़ाई ताकत मज़बूत नहीं होगी, बहरी, बर्री ताकत मज़बूत नहीं होगी। तो ये लोग जो छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर पाक फ़ौज को इससे मलाइन करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि जो दिफ़ा पे जो खर्चा आता है, एक सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक रियासत होने के नाते पाकिस्तान पे भारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिस तरह से वो अपने इर्द-गिर्द नेबर्स से घिरा हुआ है, उसमें हमें इंतहाई ज़रूरत है कि पाकिस्तान की इकॉनमी मज़बूत हो, पाकिस्तान डॉलर और रुपया मज़बूत हो पाकिस्तान का, और हमारी लॉन्ग टर्म मईशत के प्रोजेक्ट्स मज़बूत हों, तो हमारा दिफ़ा मज़बूत होगा। बाकी चीज़ें छोटी-मोटी आती-जाती रहती हैं, और पाकिस्तान की सलामती के लिए सबसे अहम ये है कि जितने भी हमारे सियासतदान हैं, जितने भी हमारी सियासी जमातें हैं और जमहूरियत है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान की सलामती की बात करें। अगर कोई दुश्मन के एजेंडे पे काम कर रहा है, दुश्मन के पैसों पे काम कर रहा है, तो वो ना सिर्फ़ ये कि वो मनफ़ी है, माइनस है, नहीं चाहिए, और उसके लिए हमेशा के लिए खुदा हाफ़िज़ है। और इसी नोट पे मेरी तरफ से भी नाज़रीन खुदा हाफ़िज़ मैं करूँगा, और अपने दोस्तों से गुज़ारिश करूँगा कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फरहान वर्क का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। अनीस फ़ारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।